आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है प्री बोर्ड का। और ये जो पेपर आपका कल एक शिफ्ट का पेपर, तो मैंने कल आपको सॉल्यूशन करा दिया था, आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी शिफ्ट का पेपर कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि आप दूसरी शिफ्ट का भी करा दो, तो मैं आपको यहाँ पे पेपर कराऊंगा। लेकिन इससे पहले एक कमेंट पे ध्यान देते हैं। एक कमेंट आया था कल की वीडियो पे, और कमेंट कुछ इस तरीके से था। स्नेहा शर्मा का कमेंट है इस सर, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम क्यूबा मिसाइल संकट की जगह प्रथम खाड़ी युद्ध लिखें तो क्या ये सही होगा? ठीक है। ये कौन से पेपर का है? ये कल वाले पेपर का है। मैं आपको कल वाला पेपर दिखा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन ये था कुछ इस तरीके से कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। अब इस क्वेश्चन के बनेंगे दो तरह के आंसर, ठीक है। दो तरह के आंसर कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट पूरी गलत है। अगर हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये क्यूबा मिसाइल संकट वाली घटना है, तो यहां पे राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की जगह जॉन एफ कैनेडी आ जाएगा, जो कि मैंने आपको आंसर में बताया था, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ने इसको क्यूबा मिसाइल संकट नजर में ना रख के क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनाया हो। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, तो आपकी स्टेटमेंट तो भी सही हो जाती है। यानी कि दोनों तरीके से आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अब क्या सही है क्या गलत है ये हमें नहीं पता। ये पता लगेगा कि एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन बनाया होगा आपका, वो क्या सोचकर बनाया है, ठीक है। ऐसा हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आ सकते हैं। मुझे याद आ रहा है आज से कई साल पहले एक क्वेश्चन आया था, CWC का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, और शायद ये प्री बोर्ड में आया था, तो कई सारे बच्चों ने लिख दिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बिल्कुल सही था, लेकिन इसका आंसर था केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। चैप्टर 7 में, फर्स्ट बुक के चैप्टर 7 में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर बन रहे थे, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। ऐसे ही ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कंफ्यूजन वाले हो सकते हैं। तो जो स्नेहा ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही हो सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि बिल्कुल आप जो कह रहे हो सही हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि टीचर ने क्या सोचकर क्वेश्चन बनाया है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, दोनों तरीके से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी शिफ्ट का जो हमारा पेपर है, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलिए एक बार पेपर देख लो। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन है, वर्ड लिमिट वगैरह, इसको आप जानते ही हैं। सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन पे, सेक्शन ए पे आ जाते हैं। अब देखिए सेक्शन ए जो है आपके सामने, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको पता है 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, ठीक है। और आसियान की जो स्थापना हुई थी, ये किस कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुआ था? बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुई थी। और उस समय में इसमें कितने देश थे? 5 देश थे, ठीक है। 5 देश थे, बाद में 5 और जुड़ गए थे। तो स्थापना के समय में 5 थे, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह। या आपको नाम याद रख सकते हो तो ठीक है। कई बार क्वेश्चन घुमा के दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा 1967। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे हैं कि रिक्त स्थान को भरो। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स, इसका 11वां सम्मेलन 2019 में डैश देश में हुआ था। अब देखिए ये आपके न्यू जो टॉपिक आया हुआ है ब्रिक्स, उसमें से पूछा हुआ है, और उसमें से भी पूछा हुआ है। एक तरह से आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि लेटेस्ट आसपास की ही चीजें पूछी हुई है आपसे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे हुआ था। तो ये जो सेकंड है ये हुआ था ब्राजील में, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील में हुआ था। और ये 13 नवंबर 2019 और 14 नवंबर 2019 के आसपास की बात है, ये जो सम्मेलन हुआ था। तो आपको ये नाम याद रखना है। और चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं 1972 में। और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके ठीक 1 साल के बाद ये वाला समझौता हो गया था। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, तो आपको याद रखना है। और शिमला समझौता जब हुआ था उस समय में पीएम भी पूछ सकते हैं, मान लो प्राइम मिनिस्टर पूछ लें। तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, और उधर की तरफ से जुल्फिकर अली भुट्टो थे। तो आपको ये याद रखना है। देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए ना प्री बोर्ड में, बहुत ही कम चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में रिपीट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके बोर्ड में रिपीट नहीं होंगे। बस आपसे ये पूछ सकते हैं अगले में कि शिमला समझौता के दौरान दोनों तरफ से प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या उधर से कौन से नेता शामिल हुए थे। घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। कह रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। आप सभी जानते हैं 1953 में, 1953 में हुई थी। और इसके बाद
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है इस बार आपसे आयोग की बात कर लिया, हो सकता है अगले पेपर में बोर्ड में आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे आयोग की ना पूछकर अधिनियम की बात कर ले, तो आपको दोनों डेट याद होनी चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए एक बार, कह रहे कि लोकसभा का जो पांचवा चुनाव था वो कब हुआ था। आपके सामने कुछ डेट दे रखी है। अब देखिए एक बार, नहीं भी आधा मान लो आपको ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो। आपको पता है पहला क्वेश्चन, पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, ठीक है। 5 साल जोड़ दो तो अगला जो हुआ होगा वो 57 में हुआ होगा, 5 साल जोड़ दो, फिर 62 में, फिर 67 में, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे चलते चलते, ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो 72 में होगा। लेकिन आपको पता है 72 वाला चुनाव जो था वो पहले ही हो गया था 71 में, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी ने क्या करा था, लोकसभा को भंग कर दिया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से मैं अंदाजा बता रहा हूँ कि मान लो आपको पेपर में नहीं आ रहा तो आप जोड़ जोड़ कर देख सकते हो, ठीक है। वरना आपको सीधा पता होना चाहिए कि 1971 इसका आंसर होगा। आपको ऑप्शन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहे हैं कि दिए गए कथन को सही करके पुनः लिखिए। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1977 में हुई, ये आपकी स्टेटमेंट है और इसमें कुछ ना कुछ गलत है। आपको उसको ठीक करना है, पहचानना है और उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो वैश्वीकरण की शुरुआत अगर हम बात भारत में बोले, वैसे तो वैश्वीकरण अभी से नहीं, अभी जो हम देखते हैं प्राचीन समय से ही वैश्वीकरण है। भारत का के विचार दुनिया के विभिन्न देशों में जाते रहे हैं, ठीक है। आयात निर्यात तो पहले भी विदेशों से होता था, तो वो प्राचीन समय से ही हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर होना चाहिए 1991 के आसपास या 1990 के दशक में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि नीति आयोग का गठन जो था वो कब हुआ था। आप सभी जानते होंगे और आपको चैप्टर में बताया हुआ है क्लियर जब मैंने पढ़ाया था कि 1 जनवरी 2015, ठीक है, इसका गठन हुआ था। आठवां क्वेश्चन देखिए एक बार। आठवां क्वेश्चन है कि नाटो का जो शब्द विस्तार है यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका होना चाहिए बी, ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। बी हो जाएगा आठवें का। और चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यानी कि संयुक्त मोर्चा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा आपने पढ़ा होगा, तो 1989 तो इसका नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने 1996 भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बना था, ठीक है। तो 1996 इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त मोर्चा का, ठीक है, बी। क्योंकि यहाँ पे इस बार अगर आपसे संयुक्त मोर्चा पूछा है तो हो सकता है पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए आपसे राष्ट्रीय मोर्चा पूछ ले, या घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिपीट होने के चांस कम होते हैं, ठीक है, प्री बोर्ड के बोर्ड में ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए एक बार। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए। आपको इसको सही करना है, यानी इसमें कुछ गलतियां है उसको पहचानना है और इसको दोबारा लिखना है। तो देखते हैं, आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या जो थी वो 560 थी, यानी यहाँ पे गलती है, कितनी थी, 565 थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य देश था वो कौन सा था। तो ये था दक्षिणी सूडान। मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें बताया हुआ है। 12वां प्रश्न देख लीजिए एक बार, यहाँ पे है रिक्त स्थान को भरें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि एनडीए जो है इसका विस्तृत रूप, यानी एनडीए का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो ये हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कुछ इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता है यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, ये दो महाशक्तियां थी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक जो 1961 में हुई थी वो निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी। ऑप्शन देख लो एक बार आप। क्या बेलग्रेड में हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन में आपको सी दिख रहा है, बेलग्रेड। और इसके अथवा में ही आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको बहुत कम शब्दों में लिखना था। आप ये बता सकते हो कि शीत युद्ध एक ऐसी परिस्थिति है
जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध की संभावना बनी रहती है परंतु कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता, ठीक है। या फिर और दूसरे शब्दों में और आसान बना के लिख सकते हो तो आप वैसे लिख सकते हो, आसान था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम कौन करता है? आपको पता होगा, नीति आयोग, ठीक है। तो बी इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अगर हम देखें 16 क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि इन 16 क्वेश्चन में शायद एक भी क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा जो आपको शायद ना आया हो। बाकी आप मुझे बताएं कि सेक्शन ए आपको कैसा लगा। मेरे को तो बहुत आसान लग रहा है, और हो सकता है आपके लिए एक दो क्वेश्चन शायद मुश्किल हो, या फिर हो सकता है आपको बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन आते हो और आपने करे भी हो। चलिए सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में आपके सामने एक पूरा का पूरा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है आपको और इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का अर्थ क्या है? ठीक है, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से लोगों की भागीदारी, बिल्कुल सही है ये। लोकतांत्रिक राजनीति में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी, ये सही है। और लोकतांत्रिक राजनीति में वरिष्ठ लोगों की भागीदारी, देखिए जनता की भागीदारी होती है, उसमें वरिष्ठ, अगर केवल वरिष्ठ नहीं होते तो इसका सी जो है ये गलत होना चाहिए। और ये दोनों ही सही लग रहे हैं तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ए और बी दोनों, ठीक है। बाकी आप देखो दोनों ही इसके लिए सही हैं। और 17.2 को देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि सामाजिक वैज्ञानिकों ने 1947 के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में, ठीक है, भारत के राजनीतिक इतिहास में कितने अभ्युत्थानों की व्याख्या की थी? आपको पता है 3 अभ्युत्थान की बात करी गई थी। एक तो आपको पता होगा 1950 से 1970 तक, जो फर्स्ट था मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। सेकंड जो था आपका ये था 1980 वाले दशक में, और थर्ड जो था ये था 1990, ठीक है, के दशक में, 90 प्लस मान लो आप उसके बाद जो भी है। तो ये 3 है, तो 3 इसका आंसर हो जाना चाहिए 17.2 का। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17.3 पे। कह रहे हैं कि प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी पे आधारित था? अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि किसकी भागीदारी पे था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान से देखिए। प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी पे आधारित था? ये जो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वयस्क मतदाता की बढ़ती सहभागिता। जो अडल्ट थे मतदाता, उनकी जो सहभागिता थी वो काफी बढ़ रही थी, यानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसी बात आपको नहीं दिख रही है। पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़े वर्ग की बात करें तो ये दूसरे अभ्युत्थान में आएगा, यानी प्रथम में तो ये आएगा नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ठीक है, तो जब बी नहीं है तो फिर उपरोक्त सभी भी नहीं होना चाहिए। अब इन दो में से आंसर होना चाहिए। वैसे इसका आंसर जो है मैंने आपको फिर से बता देता हूँ क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए वयस्क मतदाता की बढ़ती सहभागिता। अब इसमें आप देखिए क्या आंसर आपको सही लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि सही ऑप्शन इसके दिए हुए नहीं है, ठीक है। 17.4 पे चलते हैं। तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जो था, अभ्युत्थान सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है? ऑप्शन एक बार ध्यान से देख लो। इसका आंसर होगा बी, यानी योग्यतम की उत्तरजीविका, ठीक है, योग्यता की उत्तरजीविता। और ये 17.4 हो गया। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन 18वां। यह भी आपके सामने एक गद्यांश है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देने हैं। और देखिए एक बार इस चीज पे भी ध्यान दें कि पेपर में जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप स्टेटमेंट, इस लाइनों को पढ़ने में ना बैठ जाएं कि आप इनको पढ़ते रहें टाइम वेस्ट करें। आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना होता। आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन को देखना है और समझना है आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। हो सकता है चार क्वेश्चन आपसे पूछे हो तो उसमें से चार में से दो क्वेश्चन आपको पहले से आते हो, तो दो के आंसर आते हैं वो कर दो। बाकी के दो अगर नहीं आते तो आप उसको स्टेटमेंट में जाओ, ढूंढो उसको। अगर आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आंसर लगाना ही पड़ेगा उसका, जो भी लगाते हो आप। तो इस तरीके से देखा करो, ठीक है। तो 18.1 पे आ जाते हैं। भारत ने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण था ये कब किया था? तो ये करा गया था मई महीने में 1974 में। तो 1974 में 18 मई के आसपास की बात है ये। 1974 इसका आंसर हो जाएगा। 18.2 पे चलते हैं। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1974 में हुआ है ये, ठीक है, 1974 में हुआ है ये। और आपको पता है इसके बाद 1975 में आपने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा। जब इमरजेंसी पढ़ते हो तो आपको इंदिरा गांधी की हम याद आ जाएंगी तुरंत ही, तो आपको पता लग जाएगा कि उस समय में प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है आपको। 18.3 देखिए, इस काल को भारत की घरेलू राजनीति की के लिए सबसे कठिन काल क्यों माना जाता है? ठीक है,
तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी ही समस्या थी। और 18.4 देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के कारण भारत में महंगाई बढ़ गई थी? तो ये है आपका अरब इजरायली युद्ध, क्योंकि तेल के क्षेत्र में हाहाकार मच चुका था बिल्कुल। ठीक है, मुद्रास्फीति जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, महंगाई जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा 18.4 का, तो ये हो जाएगा आपका। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ एक बार। कि ये 18 में हमारा जो सेक्शन बी है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, सेक्शन सी पे चलते हैं, और यहाँ सेक्शन सी पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आप कई सारे कारण बता सकते हो, देखिए जैसे कि संसाधनों का दुरुपयोग। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ इतना अंधा हो गया था कि उसे अपनी जनता नहीं दिख रही थी, जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। बहुत सारे कारण इसके पीछे बन जाएंगे। तो आपको दो पूछे हैं तो कोई दो पॉइंट आप बता सकते हो। 20वां क्वेश्चन देखिए एक बार। 1975 में आपातकाल घोषित घोषित किए जाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करो। क्यों घोषित किया गया था? ये कारण क्या बताया गया था इसके पीछे? अंदरूनी गड़बड़ी, यानी अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका है, क्योंकि रोज रोज हड़ताल होती थी, विपक्ष के सारे नेता एक हो गए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो चल रहा था उसमें बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ रहे थे, स्टूडेंट से लेकर किसान मजदूर हर तरह के लोग जो थे उसमें शामिल होने लगे थे। तो इनको लग रहा था कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसके कारण आपातकाल लगाया गया था। तो ये कोई दो कारण आप यहाँ पे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, और प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 1950 में बना था चुनाव आयोग, और जो सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन जो थे वो कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, 22 में आपको दो दे रखे हैं, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। मार्शल योजना, आप जानते हैं कि अमेरिका द्वारा जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनको आर्थिक मदद दी गई थी जबरदस्त, जो कि मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। और ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन करो। अब देखो ऐसे कोई किसी भी संगठन के उद्देश्य वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे यूएनओ हो, या कोई भी संगठन हो, तो उसमें देखो आप कुछ पॉइंट है कॉमन लिख सकते हो। मान लो आपको पेपर में आता नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट लिख सकते हो जो लगभग लगभग ठीक ही माने जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे। आप बोलो कि विकास करना, ज्यादातर संगठनों का उद्देश्य यही होता है, विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न विवादों को सुलझाना, संधि समझौते करना। ठीक है, इस तरीके के व्यापार विकास, इस तरीके के पॉइंट लिख सकते हो, तो आपके आंसर वहां पे ठीक बैठ जाएंगे। तो ये आपका हो गया सी सेक्शन। और एक चीज का ध्यान रखें, पेपर में हमेशा वर्ड लिमिट में लिखना है, बिल्कुल वर्ड लिमिट। जरा भी मतलब आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आपके पेपर में क्या होगा, आपके कुछ ना कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन छूटेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। 23वां क्वेश्चन क्या है कि महाशक्तियों द्वारा जो छोटे देश थे इनके साथ गठबंधन के चार उद्देश्य बताओ। देखो एपिसोड की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखो, सारे क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सारे करा रखे हैं। तो मैं आपको चार पॉइंट बता देता हूँ। महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएंगे, खनिज संसाधन वगैरह, भू क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सेना का संचालन वगैरह किया जा सके, सैनिक ठिकाने हो जाएंगे, आर्थिक मदद वगैरह के लिए, आर्थिक मदद हो जाएगा एक पॉइंट। तो ये चार उद्देश्य आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय बाकी रियासतों की तुलना में कुछ कठिन साबित हुआ। तर्क देके आपको समझाना है। तो देखिए क्या था, बाकी रियासतें जो थी लगभग आराम से अ, वल्लभ भाई पटेल के कहने पर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन चार रियासतें थी जो कि तैयार नहीं हुई थी। उस चार में से ही एक थी हैदराबाद। अब हैदराबाद का जो विलय था आपको पता है कितनी कठिनाई से हुआ था, क्योंकि यहाँ का जो निजाम था वो नहीं चाहता था भाई भारत में विलय हो। और निजाम जो था अत्याचारी था, उसके जो गुंडे थे रजाकार, उन्होंने क्या कर रखा था, रजाकारों ने भी आतंक मचा रखा था, जनता जो थी उनसे परेशान थी। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि भारतीय सेना भेजनी पड़ी वहां पे, और उसके बाद जाके इनको काबू किया गया, और इस तरीके से फिर क्या हुआ, इसका विलय हुआ। तो कठिनाई से हुआ था, आप यहाँ पे पॉइंट बता सकते थे। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और प्रथम तीन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं तीन कारण की बात बतानी है आपको। तो कांग्रेस जो बनी थी 1885 में बनी थी,
और जो संस्थापक थे वो थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं था। और ये 1885 में क्यों बनाई गई थी एक अंग्रेज के द्वारा, ये भी समझ लो। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो रिपीट ना हो दोबारा, मतलब ये जो भारतीय लोग हैं ये विरोध ना कर दें इस तरीके का। इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको सुलझाने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो थोड़ा ज़्यादा ही डीप बता दिया, बाकी आप समझ गए इसे। अब आगे के जो 3 पॉइंट है इसे समझिए कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों इतने ज़्यादा वोट लेकर आई, इतने ज़्यादा सीटें लेकर आई। तो देखिए बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं, तो 3 आपको बताने मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी। दूसरा, भारत की सबसे पुरानी पार्टी। तीसरा, सबसे जबरदस्त जो नेता थे उस समय में माने जाने वाले, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो या अन्य हो, ज्यादातर सभी नेता जो थे इसी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो ये सारे कारण हो जाए। और इसके अथवा में आपको अथवाई में दे रखा है कि प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा गया। तो देखिए हुआ क्या था इस समय में कि पहला चुनाव था, टेक्नोलॉजी वगैरह का अभाव था बहुत ज़्यादा, पहली बार चुनाव कराने जा रहे थे। और भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर दी थी कि सबको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो इन सब को लेकर जो विदेशी लोग जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि भारत में, इतने बड़े देश में, इतने विविधता वाले देश में ये चीज़ें कामयाब नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। लेकिन क्या हुआ, चुनाव हो गए, सक्सेसफुल हुए, और सबने उसको निष्पक्ष माना, यानी सही तरीके से चुनाव हुए। तो इस तरीके से बाद में उनकी जो धारणा थी वो भारत के प्रति वो गलत साबित हुई। ठीक है, और 26वां प्रश्न देखिए, विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समान प्रतिबिंबित इजराइल। हाँ, दुनिया के मैप में देखोगे तो बहुत छोटा सा आपको इजराइल दिखता है, ठीक है, एक बिंदु की तरह। लेकिन 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ये उदित हुआ है। ठीक है, क्या कारण है इसके पीछे आपको ये बताना है। देखिए, इजराइल एक छोटा देश है, जनसंख्या भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे है किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, ये हथियारों, जो आधुनिक जो हथियार होते हैं, लेटेस्ट जो वेपन्स होते हैं उसमें ये बहुत आगे है। ठीक है, हथियार जो हैं, आर्म्स जो हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आगे है। और इसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जबरदस्त काम करती है, दुनिया भर में चर्चे होते हैं इसकी खुफिया एजेंसी के। ठीक है, और इसने अपनी सुरक्षा, क्योंकि हर तरफ से ये दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा इस तरीके से बना रखी है कि कोई इनकी सुरक्षा को भेद नहीं पाता है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उदित हुआ है। और इतना छोटा सा देश दुनिया भर के देशों को हथियार बेचता भी है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट यहाँ पे बता सकते थे। और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ही पॉइंट आपको बताने, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, भारत जो है 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे 4 पक्ष में इसके तर्क देने हैं आपको। तो आप बता सकते हो कि भाई देखो, भारत जो है अ, आत्मनिर्भर बनता दिख रहा है, भारत जो है विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रहा है। ठीक है, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सफलतापूर्वक लोकतंत्र है, एक बड़ी सेना वाला देश है। कई मामलों में भारत जो है काफी मामलों में आगे आता है। तो आप यहाँ से पॉइंट बता सकते हो। बाकी देखो, आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, चैप्टर की जो मैंने वीडियो कराई है वहां पे मैंने आपको डीप करा रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे विस्तार से नहीं बताऊंगा, चैप्टर की वीडियो को देखो। यहाँ पे मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ। आगे देखिए, 27वां क्वेश्चन देखो, राजग यानी कि जो एनडीए है, एनडीए सरकार की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में किन्हीं 2 का वर्णन करो। कई सारी योजनाएं भाई आप बता सकते हो इसमें, जैसे कि अ, मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान जो चला था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारी योजनाएं हैं, उन्हें आप बता सकते हो। ठीक है, जनता के कल्याणकारी योजनाएं साबित हो रही हैं। ये हो गया हमारा 27वां। इसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन था डी वो खत्म हो गया है। अब शुरू हो जाता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपको दे रखा है एक मैप जो कि यूरोप का मानचित्र है। ठीक है, और इसमें आपको ABCDE दर्शाया हुआ है, आपको उसे पहचानना है और आंसर लिखना है। तो एक बार मैप को देख लेते हैं ध्यान से। पहले देखो, ये जो जिस तरीके का ये मैप आपके पेपर में आता है ना, ये इस तरीके से दिखाया गया है कि क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। जैसे देखो, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है। ठीक है, डी किधर है, एक बार ढूंढ लो इसे। डी आपका यहाँ पर है और ई आपका यहाँ पर है।
इन पॉइंटों को ध्यान से देखना था और फिर समझना था। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देख लेंगे तो हमें थोड़ा सा आंसर समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर पता लगने लग जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि ब्रेग्जिट से संबंधित एक यूरोपीय देश का नाम लिखिए। तो ये होना चाहिए ब्रिटेन। यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश और यूरोपीय संघ का वह देश जिसने सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति है। तो देखो फ्रांस और ब्रिटेन के पास है, लेकिन ब्रिटेन तो एक बार अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो दो बार तो मैप में दिखाएंगे नहीं उसको। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए इसका फ्रांस। जो आसानी से पता लग रहा है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, जो मॉस्टी संधि थी इसका विरोध किसने करा था? डेनमार्क और स्वीडन ने करा था। अब आप यहाँ पे डेनमार्क आपका वहां पे कटा होगा तो स्वीडन आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आंसर में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं वो एंटोनियो गुतेरियस हैं, जो कि पुर्तगाल से संबंधित, ठीक है, पुर्तगाल से संबंधित। तो ये देख सकते हो। तो देखिए, और जो ये आपका बच जाएगा ये हो जाएगा आपका आयरलैंड। मैंने आपको आंसर बता दिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, स्वीडन और पुर्तगाल। अब आप इसको देख सकते हो मैप में, और मैप में आपके सामने है, आप यहाँ पे बाद में अपने किताब में से भी देखकर इसको मैच कर सकते हो। तो ये आपके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। और एक कार्टून वाला क्वेश्चन आया हुआ है, चित्र वाला, इसको भी देख लेते हैं। ये साइकिल का चित्र है, चैप्टर नंबर 4 से आपका, ये ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि कार्टून में साइकिल को किस देश के प्रतीक के रूप में दिखाया जा रहा है? चाइना के प्रतीक के रूप में। दूसरा क्या है कि दोनों पहियों के माध्यम से चीन की नीति को दर्शाया गया है। किस चीन की ये नीति को दर्शाया गया है? टाइपिंग की मिस्टेक है, किस नीति आएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ आपको डॉलर का दिख रहा है यानी कि पूंजीवादी, दूसरी तरफ आपको ये हंसिया दिख रहा है यानी ये साम्यवादियों का प्रतीक है, यानी साम्यवादी और पूंजीवादी। और चाइना जो है इसने दोनों तरह की व्यवस्था को अपनाया है। एक समय ऐसा था जब चाइना साम्यवाद को बहुत बेहतर मान रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि भाई हमें पूंजीवाद की तरफ भी जाना है, हमें व्यापार वगैरह, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। फिर 1978 में जब मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई, उसके बाद कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाया इसने। और आपको पता है कि चाइना ने अपनी अ, जो भी इसकी नीतियां थी उसको बहुत तरीके से बनाया था, ठीक है, मुक्त द्वार की नीति अपनाई। इसके बाद एक बार इसका तीसरा क्वेश्चन भी देख लो कि चीन में आर्थिक सुधार हेतु उठाए गए किन्हीं दो बिंदुओं की बात करनी है। यानी चीन में आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या किया गया था, आप कह सकते हो ओपन डोर की नीति अपनाई गई, खेती का और उद्योगों का निजीकरण किया गया था। इन्होंने क्या करा, शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, इन्होंने क्या करा, अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको चरणबद्ध, यानी स्टेप बाय स्टेप जो था उसको खोलते गए अर्थव्यवस्था को। और व्यापार, दुनिया भर में पहले ये व्यापार नहीं करते थे, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। बाद में इन्होंने विश्व व्यापार शुरू कर दिया 1978 के बाद, ठीक है। और इनके जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा था। ये सारे के सारे जो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आपसे दो पूछे हैं तो आप केवल 2 पॉइंट यहाँ बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और एक बार देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा जो ई सेक्शन था वो खत्म हो गया, लास्ट देखते हैं हमारा एफ सेक्शन। यहाँ पे हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं बचा है मैं आपको डीप बता पाऊँ। ध्यान से आप देखिए एक बार, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन कीजिए। केवल 3 परिणाम पूछे, और दूसरा जो है ये आपके अरब स्प्रिंग से संबंधित है। आसान देखो, देखा जाए तो ज्यादा आसान ये है, ठीक है, क्योंकि अरब स्प्रिंग नया टॉपिक है, हो सकता है आपको ये मुश्किल लगता हो। तो चलिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देख लेते हैं। सोवियत संघ खत्म हुआ, क्या हुआ, दो ध्रुवीयता खत्म हो गई, और ये शीत युद्ध का जो माहौल था ये खत्म हो गया, और पूंजीवादी और ये जो साम्यवादी जो विचारधारा की लड़ाई थी ये खत्म हो गई। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बन जाएगा कि दुनिया में एकमात्र ताकतवर देश, वर्चस्व वाला देश जो था वो अमेरिका हो बच गया, क्योंकि सोवियत संघ जो था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। नए नए देशों का उदय हुआ, और उसके बाद शॉक थेरेपी वगैरह भी अपनाई बहुत सारे देशों ने। तो ये सारे पॉइंट बनेंगे, लेकिन आपसे 3 पूछे, आपको 3 ही पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। और आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में 3 तर्कों की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको एपिसोड में कराया हुआ क्वेश्चन है, सारे वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अगर आप देखोगे तो सारे एपिसोड में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या है, भारत को आप स्थायी सदस्यता दिलाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? आप कहोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, सेकंड जनसंख्या, ठीक है। चाइना तो पहले से ही उसका स्थायी सदस्य है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चाइना को भूल जाओ, उसके बाद भारत ही आता है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, मानव अधिकारों का सम्मान करने वाला देश, यूएन के बजट में हमेशा हिस्सेदारी देने वाला देश, यूएन को महत्व देने वाला देश,
ठीक है, ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में भी भारत को देखा जाता है, ठीक है, ये भी बता सकते हो। अगला देखिए, एक बार ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए, उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसके अंग जो है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम कम बचा है। राम मनोहर लोहिया के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों पर प्रकाश डालिए, और इसके ऑप्शन में दे रखा है कि 1974 के छात्र आंदोलन के कारणों का उल्लेख कीजिए और उसमें से जयप्रकाश नारायण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये ज़्यादा आसान लगा होगा क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, और न्यू टॉपिक में हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो आपके लिए ये अच्छा काम कर रखा है इस बार सीबीएसई ने कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो उसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन इतना आसान दे दिया कि बच्चा उसको बिल्कुल भी ना करता हुआ इस पे चला जाए, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, कुछ समय के बाद जब एपिसोड इस साल के बनाएंगे तो उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, लिखित में करा दूंगा, तो आप घबराएं ना, मैं आपको सारे करा दूंगा क्वेश्चन। अभी मैं आपको इस वाले का जिक्र कर देता हूँ। देखो बिहार में जो ये छात्र आंदोलन था इसके कई सारे कारण थे, महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेकर, ठीक है, अत्याचार को लेकर, इन सब करप्शन वगैरह को लेकर ये आंदोलन था, तो ये हो जाएंगे कारण। और जयप्रकाश नारायण की भूमिका पूछे तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई जेपी नारायण को सपोर्ट मांगा था, सपोर्ट दे दिया, और जेपी नारायण ने ये भी कह दिया कि भाई आंदोलन को केवल स्टेट तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि पूरे देश में फैलाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हो। तो कम समय में डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है मैंने यहाँ पे आपके सामने पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार मुझे कमेंट में बताइए कि आपने पेपर में कौन सा आंसर क्या लिखा है और कैसा पेपर आपको लगा है, कोई दिक्कत तो नहीं आई पेपर में। जो भी आप बताइए मुझे कमेंट में, ठीक है।